अभी तक मात्र एक क्लास हुआ है और इस एक क्लास में बस एक जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है वो हुआ है और कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे उसका नाम, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह लिखा गया था। उसमें आपको बताया गया था कि कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है जिसका याद रखना हर हाल में ज़रूरी है, बाद बाकी ऑप्शनल है, आप याद रखते हैं या याद नहीं रखते हैं, इन बातों से ज़्यादा मतलब नहीं है। चलिए आज आगे का काम करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, रेडिकल और आगे चल के मिक्सचर के बारे में भी सीखेंगे। आप लोग का शायद एक चैप्टर है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, कहीं 9th-10th में है कहीं चैप्टर कोई कुछ तो है यहाँ इससे रिलेटेड पढ़ना, कहीं है ये, हमको ये ध्यान है। तो आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, मिक्सचर के बारे में बाद में जानेंगे, पहले जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और रेडिकल्स के बारे में। इसी से संबंधित होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। आप याद कीजिए कल जाते जाते हल्का सा हिंट हम किए थे इस पर, नहीं बताया गया था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है और आयन क्या होता है, लेकिन आज इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलिए सबसे पहले पढ़ाई का शुरुआत यहाँ से करते हैं, इसको रहने देते हैं, ये अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। सुनिए केमिस्ट्री की शुरुआत को समझिए थोड़ा। जैसे देखो हम अपने आसपास यदि नज़र दौड़ाएं तो हमको बहुत सारा चीज़ दिखाई पड़ता है, जैसे बोर्ड है, शर्ट है, चश्मा है, वहाँ पर कुछ फैन चल रहा है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही हैं लेकिन एहसास हो रहा है, जैसे एयर। एयर दिखता नहीं है लेकिन एहसास होता है। तो बताइए ये जितना सब्सटेंस आप देख रहे हैं, यह टोटल का टोटल क्या है? ये सब के सब एलिमेंट से बने हुए हैं और एलिमेंट का ही कुछ मिक्स्ड फॉर्म कंपाउंड है, कुछ रेडिकल के फॉर्म है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये सबसे पहले ये एटम वर्ड कहाँ से आया, हम एक्चुअल में इस बात को ला रहे हैं। जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने 1808 में सबसे पहले इस वर्ड के बारे में बताया और उन्होंने एटम इस वर्ड को दिया दुनिया को। इस एटम के बारे में वो नाम क्या दिए सो देखो। एटम का जो मतलब होता है ए प्लस टम, ये एक्चुअल में दो भागों में कटता है। ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है टू बी कट। और यदि हम इस दोनों को मिला दें तो क्या बोला जाएगा? नॉट टू बी कट। एक ऐसा पार्टिकल जिसको काटा नहीं जा सकता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, इंडिविजुअल नहीं। अच्छा ये विजिबल और इंडिविजुअल ये तो अलग चीज हो गया ना। हम इसके अविभाज्य होने की बात करें, मतलब ये टूटता नहीं है, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा कौन, ऐसा किसने कहा? जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन से पूछा गया कि आप जो एटम वर्ड बोल रहे हैं, इस एटम वर्ड को हमको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाइए। तो उन्होंने देखो कैसे समझाया, कहा कि देखिए ये पेन है, मान लीजिए कि ये लोहा का पेन है, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये आयरन का पेन है। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इसको काट दो दो भाग में। बोला ठीक है। बोला और काटो चार भाग में। बोला ठीक है, काटते गया। काटते 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 कहा कि इतना काट दो, इतना काट दो, इतना काट दो कि इतना छोटा ये हो जाए कि और ज्यादा इसको काटा ना जा सके। जब आपको सबसे छोटा पार्टिकल कट करने के बाद मिलेगा जिसको आप फिर से काट नहीं सकते हैं, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही क्या कहलाएगा? एटम। इसीलिए इसका नाम क्या आ गया? नॉट टू बी कट। ये इसका पूरा, ये इंग्लिश में यदि हम इसको शॉर्टली बोलें तो इसी को क्या क्या नाम रखा गया? एटम। ये बात बताया जॉन डाल्टन ने 1808 में, हालांकि बाद में उनके द्वारा बताया गया यह सब बात गलत हो गया कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बाद में पता चला कि एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब नाम आप जरूर सुने होंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये सब बात आप जानते होंगे। एटम के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसको जानने से पहले कुछ प्रैक्टिकल चीज को देखो। जैसे यदि हम इस बेंच पर के प्लाई को देखें तो प्लाई भी एटम से ही मिलके बना हुआ है। और इस प्लाई को जिस चीज पर रखा गया है, मतलब ये आयरन रॉड जो है, लोहा का जो फ्रेम है, यह आयरन रॉड है, वो भी बना हुआ है एटम से ही।
तो फिर दोनों के प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्यों है? बताइए कि प्लाई और लोहा में कौन ज़्यादा मजबूत होगा? लोहा ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये अलग कैसे है एक दूसरे से? तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है ना कि एटम है, एटम का एग्जिस्टेंस है, लेकिन प्लाई जो बना हुआ होगा ये अलग टाइप के एटम से बना होगा, और लोहा जो बना होगा ये अलग टाइप के एटम से बना होगा। यदि ये अल्युमिनियम का रॉड है तो ये अलग टाइप से बना होगा, अलग टाइप के एटम से बना होगा। इस प्रकार से अलग अलग एलिमेंट का खोज होने लगा, अलग अलग एटम का खोज होने लगा। और आज तक के समय में कुल कितने एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है? 118। इस 118 में ही किसी का नाम आप हाइड्रोजन जानते हैं, किसी का नाम आप हीलियम जानते हैं, कोई लिथियम है, कोई बेरिलियम है, कोई बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और जो भी आप रटते हैं वो सब है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखना शुरू करते हैं। एटम किसने बताया सबसे पहले इसका नाम? जॉन डाल्टन ने। जहां पर एटम को दो भागों में बांटा गया, ए प्लस टर्म, यहाँ ए का मतलब होता है नॉट और टर्म का क्या मतलब होता है? टू बी कट। और यदि हम दोनों को मिला के बोलें तो इसी को बोला जाएगा नॉट टू बी। देखो हम इस बात से सिर्फ आपको हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एटम का मतलब क्या होता है, एटम वर्ड का मतलब क्या होता है। इस एटम का डेफिनेशन हम बाद में देंगे, हम सिर्फ इसका, इस वर्ड का मीनिंग, मतलब एक मीनिंग बताए हैं कि इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले एटम के बारे में। देखिए जॉन डाल्टन ने दिया, और ब्रैकेट में लिख लीजिए 1808 में सबसे पहली बार ये वर्ड दुनिया को सुनने के लिए मिला। तो ये सब इसकी हिस्ट्री है। साइंस में हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो हम तुरंत यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक लिखना है? यहाँ तक हो गया लिखा हुआ? रुक जाइए। अब यहाँ से हम एटम के डेफिनेशन को देखते हैं कि एटम का डेफिनेशन क्या है। देखो लिखा हुआ है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी तुरंत हमने आपको क्या कहा कि किसी भी मैटर को काटते 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 एकदम छोटा स्थिति में लेके चले जाएंगे। देखिए एक एक टर्म होता है स्मॉल और एक होता है स्मॉलेस्ट, दोनों में क्या अंतर है? स्मॉल का मतलब हुआ कि उससे छोटा और हो सकता है, और स्मॉलेस्ट का मतलब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। तो कहा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन एंड मे एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट। मतलब एटम एक, एटम किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, और यह फ्री स्टेट में पाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने का मतलब या नहीं होने का प्रॉपर मतलब क्या है, आप उसको समझिए। जैसे इधर देखिएगा, सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करे तो ये क्या बनाता है? NaCl। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। हमको लग रहा है कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, वास्तव में यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये कन्वर्ट कर जाता है किस में? Na+ में, और Cl उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये कन्वर्ट कर जाता है किस में? Cl- में। और ये Na+ और Cl- अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और दोनों को आपस में सटा के एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर रिएक्शन में भाग कौन लिया है? रिएक्शन में भाग लिया है इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला है और क्लोरीन में गया है। तो एटम
किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कहा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच डू नॉट टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन एंड में एग्जिस्ट एज फ्री स्टेट। कहा गया कि यह फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है। जैसे देखिए, कोई भी नोबेल गैस जैसे हीलियम हो गया, बताइए ये किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता है, यह अकेला पाया जाता है, तो फ्री स्टेट में पाया पाया जाता है। अब जैसे आप कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, क्या ये फ्री स्टेट में है? ये तो जुड़ा हुआ अवस्था में है। इसीलिए तो में लगा हुआ है कि ये फ्री स्टेट में पाया जा भी सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है। जैसे गोल्ड, AU इसका सिंबल होता है, बताइए ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। डायमंड, कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। डायमंड किस चीज़ का बना होता है? कार्बन का ही ना। ग्रेफाइट फ्री स्टेट में पाया जाता है। सल्फर फ्री स्टेट में पाया जाता है। फॉस्फोरस फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो लिखा गया है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने फिर बहुत सारा खोज किया, जो जिसमें आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब थोड़ा आगे चलिएगा ना तो बहुत डिटेल में आएगा। ये तो बेसिक बातें हैं, आप इसको पहले लिख के आगे बढ़िए। तो इनका भी क्लास छूटा है, यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिए। पहला क्लास इसका यूट्यूब पर अवेलेबल है। हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग होता है, अभी भी रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। कभी आपका क्लास छूटेगा भी तो क्लास नहीं छोड़ना, आप घर पे जहाँ भी रहो वहाँ पढ़ लो, या फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए। ये शुरुआत में तो डेली आपको मिलेगा, लेकिन फिर बाद में कंटिन्यूसली वीडियो नहीं मिल पाएगा। कंटिन्यूसली वीडियो के लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा। है कि यूट्यूब पर फ्री में यदि सारा वीडियो हम अवेलेबल कराते हैं तो फिर यहाँ क्यों आएंगे कोई लोग, क्या जी, है ना। इस वजह से तो शुरुआत में कम से कम आपको हम थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि आपका क्लास छूटे भी या किसी भी कारणवश तो लेट से आए हैं तो पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल लिख देंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, आयरन, ETC। ये बात तो सबको पता होगा थ्री फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में। अच्छा बताइए तो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल? फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब यह है कि हर एक एटम में ये 3 चीज रहेगा। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें खाली एक एक्सेप्शन है, बताइए तो कौन एक्सेप्शन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। आगे सबका कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ ये सब बात आपको बताया जाएगा। देखिए तो, आप सिर्फ इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी मत लिख लीजिएगा। जो जो जिस मीडियम में है उस मीडियम को फॉलो कीजिए। देखिए, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को E- से, प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को N0 से सूचित किया जाता है। कभी भी हम E- लिखें तो आप समझ लीजिएगा कि हम इलेक्ट्रॉन का लिखना चाह रहे हैं या इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं। P+ लिखें तो वो प्रोटॉन को इंडिकेट करेगा और N0 न्यूट्रॉन को इंडिकेट करेगा। एक आदमी पर्दा खींच लो बुआ, रिफ्लेक्शन आ रहा है। आराम से आराम से आराम। और उधर से, उधर वाला इधर खींच लो, उधर वाला इधर खींच लो। आराम से आना। तो सुन लो आप सब लोग भी, क्लास जो है गैलरी टाइप से बना हुआ है, बीच में ओट है, पीछे थोड़ा ऊंचाई है और इधर ये डाउन है। आते वक्त या जाते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो मुंह चोड़ के गिर जाइएगा। नहीं, जाते वक्त मान लीजिए पैर सट गया, या आते वक्त
अब जैसे देखो होता क्या है कि जब हम चलते हैं तो आसमान देखते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, नीचे नहीं देखते। उसमें क्या होता है, नहीं इसमें मजाक वाली बात नहीं है कि गिर जाएगी, देखिए अभी वो गिर जाता, बच गया, वो संभाल लिया अपने आप को। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे मान लीजिए चल रहे हैं, एक बैग डाउन हो गया, तो बताइए मुँह भर गिरिएगा कि नहीं गिरिएगा? क्लास में इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप न्यू हैं तो अभी आपको आदत नहीं है, जो यहाँ लगातार आ रहा है उसको आदत बना हुआ है। वो जानता है कि कितना कदम पर हमको पैर उठा लेना है। आपको भी आदत लग जाए। हो गया लिखा हुआ? लिख लिए? अब आगे की बात सुनिए। एटम में क्या क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो, एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट होता है। क्या आप ये सब थोड़ा बहुत जानते हैं? और हम अभी बता भी थोड़ा बहुत ही रहे हैं, ये हमारा मेन टॉपिक चल नहीं रहा है, बस हम थोड़ा सा परिचय करा रहे हैं आपको एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके जगह से। जब ये डिटेल में आएगा तो बहुत सारी बातें होंगी, तो अभी बस थोड़ा हिंट के लिए बताइए, तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ लगाते रहता है? ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? इन सब बातों का भी जवाब है। कितना रफ्तार से घूमता है, इन सब बातों का भी जवाब है, लेकिन अभी नहीं। अभी सिर्फ आप इसको देखिए। आगे यहाँ पर सीखना आपको ये है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। ये सब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। आप देखिए, इसी से संबंधित बातें कुछ लिखी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या क्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ये हम सीखेंगे। और ये बहुत सिंपल सा बात है, हमको लगता है कि आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे। बताइए, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा तब ना दोनों मिलके पॉजिटिव निगेटिव एक न्यूट्रल एटम का निर्माण करेगा। तो जानिए, ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम के एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो हम कहेंगे कि सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होगा और 11 प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास है 23 और एटॉमिक नंबर कितना है? 11। 23 में से 11 को घटा दीजिए, कितना बचा? 12। यानी एक सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 प्रोटॉन होगा और 12 न्यूट्रॉन होगा। इस प्रकार आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर एटॉमिक नंबर। यानी हम इसको शॉर्टली लिखें तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर जेड। जेड से ही ना एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करते हैं, कल लिखाया गया था ये। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को इंडिकेट किया जाता है ए से और एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किया जाता है जेड से। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। दोनों को लिखिए तो। जिनको ये वाला स्क्रीन दिखता है इसको देखिए, जिनको वो दिखता है वो देखिए, दोनों में सेम चीज चल रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन एटम ऑफ आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड एल्युमिनियम। आप सिर्फ क्वेश्चन लिख के रुक जाइए।
हो गया, लिख लिए? हो गया, वो लिखा हुआ पीछे? बताओ तो। सबसे पहला क्या है? आयरन है ना? आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। सिंबल को हमेशा पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, दूसरा लेटर स्मॉल लिखते हैं। सुनिए अब, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। और एटॉमिक मास कितना होता है? 52 होता है? 56 होता है, 56 ना होता है? निकालिए, निकालिए तो कॉपी चेक कीजिए। आयरन 26 में कितना लिखा हुआ है? 56। एक और चीज सुनो, अभी अभी लिखना बंद करो आप लोग। जब हम किसी एटम के सिंबल को लिखते हैं और उस सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को भी इंडिकेट करना चाहते हैं, तो ये नीचे में जो नंबर होता है वह होता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर में जो लिखा हुआ होता है वह होता है एटॉमिक मास। इसका मतलब ये हुआ कि जेड का वैल्यू हो गया कितना? 26। और ए का वैल्यू कितना हो गया? 56। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है प्रोटॉन के बराबर, और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है जेड के। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 26 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी 26 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे बताइए? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है? 56। 56 में घटा देंगे कितना? 26। तो ये हो जाएगा 56 माइनस 26 यानी कितना? 30। इट मीन्स वी कैन से दैट वन एटम ऑफ आयरन कंटेंट 26 इलेक्ट्रॉन, 26 प्रोटॉन एंड टोटल 30 न्यूट्रॉन। क्या क्लियर है ये? तो अगला एग्जांपल आपका क्या है बताइए? मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर चेक करो, ये होगा 25 और एटॉमिक मास देख लो होगा 55। टेबल चेक कीजिए आप, हो सकता है कि आप याद करके नहीं आए हो, एक बार देख लीजिए कि ऐसा है लिखा हुआ। तो बताओ आप यहाँ, यहाँ पर जेड का वैल्यू 25, ए का वैल्यू 55। बनाई तो आगे बनाइए तो थोड़ा। MCB डाउन कर दो। हाँ, कर दिया। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन कितना? 25। प्रोटॉन कितना? 25। न्यूट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन कितना होगा बताओ? 55 माइनस 25। एक बार फिर से ये कितना हो गया? 30। तो आप बताइए कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या जानना बेहद जरूरी है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और याद कीजिए, यही ना पूरा का पूरा टेबल कल हम लिखाए थे और आपको बोले थे कि इसको धीरे धीरे याद कीजिए। अभी जो आप लिखे हुए हैं उसकी मदद से ही आप लिखने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि धीरे धीरे आपको याद हो जाए। खास करके उतना तो याद हो ही जाए जिसमें स्टार लगा हुआ है, और आप देखिए इस दोनों में स्टार लगा हुआ होगा। नहीं? अगला क्या है बताओ? क्रोमियम। अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं जी, अभी क्वेश्चन में क्या लिखे हैं? क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल बताएंगे? क्रोमियम का सिंबल होता है Cr। एटॉमिक नंबर होता है 24 और एटॉमिक मास होता है 52। चेक कर लीजिए है क्या? तो यहाँ से Z का वैल्यू हो गया 24, ए का वैल्यू कितना हो गया? 52। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकाल लेंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 24, प्रोटॉन हो जाएगा 24, और न्यूट्रॉन हो जाएगा 52 माइनस 24। कितना हो जाएगा जी? 28। अगला क्या था? अल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए? 13। एटॉमिक मास कितना? 27। हम कहते हैं कि जेड का वैल्यू 13 और ए का वैल्यू 27। इलेक्ट्रॉन कितना? 13। प्रोटॉन कितना? 13। न्यूट्रॉन कितना?
27 माइनस 13 कितना हो जाएगा 14। अब आप एक चीज गौर कीजिए, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो रहा है ना, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अभी तक बराबर आया नहीं है। लेकिन कभी कभी न्यूट्रॉन की संख्या भी बराबर आ जाता है। जैसे एक केस देखिए अगला, यदि इसी में हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? ऑक्सीजन का होता है 8, एटॉमिक मास कितना 16। यहाँ पर जेड का वैल्यू 8 और ए का वैल्यू 16। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना होगा 8, न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन कितना होगा 8, चूंकि ये तो हमेशा बराबर होता है न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। तो हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हमेशा बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती है। वो तो निकालने पर डिपेंड करता है। निकाल लीजिए, निकाल के देख लीजिए कि क्या होता है नहीं होता। यहाँ तक कोई परेशानी है? चलिए देख लीजिए तो इसको। अभी आपका 11th का चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, अभी हम आपको 9th 10th का बेसिक बात समझा रहे हैं। और चूंकि ये सब बात आगे के लिए बहुत ज़रूरी है समझाना, तो हम डायरेक्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप सभी लोग। यदि कोई लोग जानते होंगे तो थोड़ा 1-2 दिन उसको रिवाइज कर लीजिए। हटाऊं इसे? चलिए अब बताइए कि किसी भी चीज पर चार्ज कैसे आता है। जैसे Na+ हम लिख देते हैं, चार्ज कैसे आता है? चार्ज दो तरह का होता है ना जी, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये चार्ज कब उत्पन्न होता है? देखिए किसी भी पार्टिकल पर चार्ज के आने के लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन, चाहे वह चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वह चार्ज निगेटिव हो। आप सभी आदमी जानते होंगे कि किसी भी एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और किसी भी एटम के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव और आया तो निगेटिव। अब बताइए कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज के लिए तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ही है ना, क्योंकि किसी भी एटम से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी नहीं निकलता है। निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। जो चीज नाभिक में है, जो चीज न्यूक्लियस में है, वो कभी नहीं निकलता है, निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम आयन की बात करें तो आयन का फॉर्मेशन, सबसे पहले आयन कहते हैं किसको है? चार्ज्ड पार्टिकल को ही क्या कहा जाता है? आयन। देख लीजिए तो, चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड। हम अभी वो सब बात बता रहे हैं जिसमें आदमी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और जो बेसिक चीज है जो आप पढ़ के आए हैं। जैसे Na+, Ca++, Al3+, Cl-, O2-, N3-, CO3 2-, SO4 2-। ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये सारा का सारा एग्जाम्पल आयन का है, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी पर चार्ज है। बताइए ये आयन कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, एक जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो, और एक जिस पर निगेटिव चार्ज है वो। आप याद करो, पॉजिटिव चार्ज को ही ना हम लोग कैटायन कहते हैं, और निगेटिव चार्ज को ही एनायन कहते हैं। ये नेगेटिव चार्ज को ही क्या बोलते हैं? एनायन। इसको उस चीज को हम बाद में देखेंगे, अभी हम नहीं देखेंगे। देखो वही सब चीज ना यहाँ पर थोड़ा डिटेल में तुमको मिलेगा, होगा लिखा हुआ, देखो है ना लिखा हुआ। ये सब चीज हम बाद में देखेंगे। अभी एक्चुअल में हम आपको ये नहीं समझाना चाह रहे हैं, अभी कुछ और बात समझाना चाह रहे हैं, आप उसको समझिए। आप पहले हमको इस बात का जवाब दीजिए कि ये कितना आयन है, 1, 2 या 3? ये एक आयन है। कितना आयन है? एक। ये एक आयन है जिस पर चार्ज कितना है? 3। तो आप यदि 3 पॉजिटिव चार्ज देख लिए
तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 3 आयन है, वो आयन केवल एक है जिस पर चार्ज कितना है 3। ये कितना आयन है? एक आयन है जिस पर चार्ज कितना है -2, पर +3 और इस पर -2। ये कितना आयन है? ये एक आयन है जिस पर चार्ज कितना है -2। ये कितना आयन है? एक, जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये कितना आयन है? एक आयन जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज। देखिए 2 आयन कैसे लिखा हुआ रहेगा, आप कैसे समझेंगे कि आयन की संख्या 2 है, इसको समझो। जैसे Na+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ एक आयन। लेकिन यदि लिख दिया 2Na+, तो अब हम समझेंगे कि देखो Na+ एक और एक और Na+, ये दोनों को जब हम एक साथ लिखना चाहते हैं तो उसी को क्या लिखते हैं 2Na+। अब हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर आयन की संख्या 2 है। यदि हम लिखें 3Na+, तो बताइए अब आयन की संख्या कितनी है 3। तो आयन की संख्या कितनी है, इस बात को समझने के लिए आपको इसका कोफिशिएंट चेक करना पड़ेगा कि उसके सामने में कौन सी संख्या लिखी गई है। और यदि कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो वो संख्या क्या है 1, यानी वो एक आयन है। क्लियर है ये? अब देखिए आगे तो लिखे थे कि नहीं, पूरा है ना? इधर देखिए, अब जैसे Ca++ लिखा हुआ है तो ये कितना आयन है एक, जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। यदि हम 2Ca++ लिखते तब अब हम कहेंगे कि 2 आयन है। यदि हम यहाँ पर 3Ca++ लिखें तो अब हम कहेंगे कि ये 3 आयन है। यदि हम CO3 2- लिखते हैं तो ये केवल एक आयन है। यदि हम 2CO3- लिखते हैं तो ये 2 आयन है। और यदि हम 3CO3 2- लिखते हैं तो ये 3 आयन है। यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज को देख के आप ये मत कहा कीजिए कि वहां पर आयन की संख्या 1 है 2 है 3 है। आयन की संख्या देखने के लिए उस आयन के पहले कोई एक संख्या लिखी गई होगी। यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो वो उसी संख्या के बराबर है, और यदि कोई संख्या लिखी हुई नहीं है इसका मतलब है कि वहां एक लिखा हुआ है, यानी एक आयन है। क्लियर है ये? अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज पर चार्ज आता कैसे है। देखो आगे अगेन लिखिए तो अगेन देखो, कोई भी एटम जैसे Na+, बताइए ये न्यूट्रल है अभी। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और प्लस में हम एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे जो ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन के दौरान सोडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। क्लियर है ये? तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन निकला एक, तो चार्ज कितना आया एक पॉजिटिव। देखिए क्यों ऐसा हुआ वो समझिए। सोडियम के न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन कितना होगा वो बताओ तो। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास कितना 23। यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा 11, प्रोटॉन होगा 11, और न्यूट्रॉन कितना होगा बताओ 12। नहीं, 23 - 11 कितना होगा ये होगा। देखिए सोडियम के न्यूक्लियस में टोटल 11 गो होगा प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना होगा 12 गो। और इसके नाभिक में, सॉरी इसके ऑर्बिट में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में आप यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह पढ़े हो तो आपको पता होगा कि इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बताइए कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11। 11 इलेक्ट्रॉन यानी 11 निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर एक निगेटिव, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 निगेटिव। प्रोटॉन कितना 11, एक प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव, तो 11 प्रोटॉन पर 11 पॉजिटिव। तो बताइए इस सोडियम एटम में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के बराबर है। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 11 पॉजिटिव 11 निगेटिव। तो ये पूरे एटम को न्यूट्रल बनाए हुए है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन यदि इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ऐसा करता है, ये सब बात आगे की बात है। तो यदि ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताओ अब इलेक्ट्रॉन बचा कितना 10, लेकिन प्रोटॉन तो 11 रह गया। अब 10 इलेक्ट्रॉन का 10 निगेटिव चार्ज
10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ना हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव। तो अभी से इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव आएगा, यदि दो निकल जाता तो दो पॉजिटिव आता, तीन निकल जाता तो, क्यों, क्योंकि एक निकला तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन तो 11 बचा, प्रोटॉन की संख्या में तो कोई अंतर आया नहीं, तो एक निगेटिव चार्ज कम पड़ गया तो एक पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया, दो निकल जाएगा तो दो कम पड़ जाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा, तीन निकल जाएगा तो तीन निगेटिव चार्ज निकला तो तीन पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता प्रदर्शित करेगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब कोई एटम एक पॉजिटिव चार्ज लाता है, कोई दो लाता है, कोई तीन लाता है, ये उसके परमाणु संरचना पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। देखिए कैसे, कुछ लोग हिंदी मीडियम से भी आए हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ा एक दो वर्ड हम हिंदी में बोल देते हैं ताकि आप चीज़ों को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ सकें, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम हमेशा दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कैल्शियम पर कैसा चार्ज आएगा, दो पॉजिटिव। दो पॉजिटिव है तो ये कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अल्युमिनियम ये हमेशा तीन इलेक्ट्रॉन निकालता है, इस पर कितना चार्ज आया, तीन इलेक्ट्रॉन निकला। और ऐसा काहे होता है, यदि आप ये समझना चाहते हैं तो शॉर्टली समझ लीजिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8 और तीसरा सेल में 1। बताइए ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसीलिए सोडियम हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है, 1। अब यदि हम कैल्शियम की बात करें, ये सब हम आगे समझाएंगे बहुत डिटेल में, अभी बस शॉर्टली बता रहे हैं। अभी हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे थे ना कि कब पॉजिटिव चार्ज आता है और कब निगेटिव चार्ज आता है, लेकिन इतनी सारी ना बात आ जाती है ना इसमें कि अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे छोड़ दें, लेकिन फिर भी थोड़ा रफली बता दे रहे हैं, आगे तो बहुत डिटेल में ये सब देखेंगे ही। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका होता है कन्फिग्रेशन 2 8 8 2। बताइए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। ये ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2। तो इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2। आप जानिए यही आगे चल के वैलेंसी कहलाता है। आप हिंदी मीडियम से यदि कोई आए होंगे तो इसी को ना संयोजकता पढ़ते हैं हम लोग, तो ये सब बात भी वहां पर हम देखेंगे। अच्छा बताइए अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, इसका कन्फिग्रेशन होता है 2 8 3। बताइए ये आउटर मोस्ट सेल से कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3। 3 निकालेगा तो इस पर चार्ज कितना आएगा, 3 पॉजिटिव। तो ऐसी स्थिति में एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आया, 3 पॉजिटिव। तो ओवरऑल हम आपको यहाँ पर सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं कि किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब वह इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, और पॉजिटिव चार्ज की संख्या उतनी ही होगी जितना वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और कोई पर एटम कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित है, वह अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी रखता है, या उसका वैलेंसी क्या है। इन सब बातों पर मतलब आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना आप एग्जांपल लिख लीजिए। हो गया। अब बताइए ये सारे के सारे आयन क्या कहलाएंगे, केटायन। क्यों क्यों कहलाएंगे केटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को ही क्या बोला जाता है, केटायन। क्लियर है ये, आगे लिखेंगे अभी मत लिखिए इसको। अब देखो और कुछ और एग्जांपल का सेट देखो। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसके पास इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होगा, 17 प्रोटॉन होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा। लेकिन यदि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस बार बताइए ज्यादा कौन हो गया, माइनस चार्ज ज्यादा हो गया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, Cl माइनस। ऑक्सीजन ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज क्रिएट होता है, 2। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा,
एन देखो 3 माइनस ऐसे लिख दें तो भी, या एन 3 माइनस ऐसे लिख दें तो भी, ये बात और ये बात दोनों आपस में एक जैसा है, कोई अलग बात नहीं है। तो बताइए कि निगेटिव चार्ज कब आया? निगेटिव चार्ज तब आया जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। इसको भी लिख लीजिए। ये कितना आयन है? एक आयन। ये कितना आयन है? ये कितना आयन है? ये सब एक ही आयन है। ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है। हाँ, इस पर चार्ज 3 है, इस पर चार्ज 2 है, इस पर चार्ज 1 है। गड़बड़ाइए नहीं। एक बात आप हमेशा ध्यान से सुन लीजिए और समझ के रखिए कि जिस स्टैंडर्ड में आप आए हैं पढ़ने के लिए, वहां पर चीजों को रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजों को समझना है आपको। तो जो बात एक बार बता दें उसको एकदम दिमाग में सेट कर लो, और दिमाग में सेट तब होगा जब घर पे जाके इसको एक बार फिर से देखें। अभी तो हल्का हल्का चीज चल रहा है, इसमें तो समझ लीजिए कोई दम है ही नहीं। तो इस सब में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया? लिख लिए? अब एक लास्ट बात बताइए। नहीं लिखे थे क्या? लिख लीजिए, कोई बात नहीं। अरे हम जितना लिखे हैं वो सब दो वापस आ जाएगा फिर, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। मिटा दे तो बोल दिया कीजिए, वो फिर दोबारा आ जाएगा। पूरा का पूरा कंप्यूटर है तो। आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा उसको सुनिएगा। Cr3+, हम चाहते हैं कि आप इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें, प्रोटॉन की संख्या निकालें और न्यूट्रॉन की संख्या निकालें। एक ये क्वेश्चन और एक और बस। फास्फोरस 3-, इसमें भी आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना। पहले आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसको निकाल सकते हैं, आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे निकालना है। चलिए बनाइए तो। बनाइए, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। चलो हम हिंट कर देते हैं। चार्ज के आने से न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है, वो पहले जो था वही रहता है। चार्ज के आने से सिर्फ बदलता कौन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। पॉजिटिव चार्ज है तो उतना घट जाएगा और नेगेटिव चार्ज है तो उतना ही बढ़ जाएगा। हिंट काफी है, अब आप क्वेश्चन बनाइए, बन जाएगा आपसे। अच्छा, हम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास बता दें क्या क्रोमियम का? अभी तुरंत तो बताया है, अभी तुरंत देखिए लिखा हुआ है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और एटॉमिक मास होता है 52। बोलिए होता है या नहीं? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इधर देखिए, छोड़िए अब। इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि न्यूट्रल होता तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता, लेकिन ये न्यूट्रल है क्या? नहीं। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही है, या कुछ घट गया है, या कुछ बढ़ गया है? घट गया। काहे घट गया? काहे कि चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज पॉजिटिव तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ना पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 3 पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो 24 इलेक्ट्रॉन इसका था, 3 गया, यानी हम यहां पर लिखेंगे 24 - 3 बराबर कितना? 21। इसका मतलब ये हुआ कि यदि चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए एटॉमिक नंबर में से हम उतना ही संख्या घटा देते हैं जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या तो सेम रहेगी, प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर और न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर, यानी 52 - 24 यानी 28। क्या अब वो काम कर लेंगे आप? निकाल लीजिए तो। क्या हुआ? बोलिए। हो गया? कितना आया?
इलेक्ट्रॉन 18 होगा, प्रोटॉन 15 होगा और न्यूट्रॉन 16 होगा। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है कितना, 15, और एटॉमिक मास कितना होता है, 31। अब बताइए यदि हम इलेक्ट्रॉन निकालें, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी बताइए, शुरू में था 15, लेकिन उस पर चार्ज 3 को माइनस आ गया, यानी 3 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 15 प्लस 3 कितना, 18, 18। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया 15 प्लस 3, 18। बताइए प्रोटॉन कितना, प्रोटॉन वही वही रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे आप निकालते थे वैसे ही रहेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज आने से या नेगेटिव चार्ज आने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 15 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 31 माइनस 15, यानी कितना, 16। क्या उम्मीद करें कि अब आप इन सब चीज़ों में नहीं गड़बड़ाएंगे, हीटिंग डाल के छोड़ दीजिए कल के लिए। हम लोग आज ही पढ़ने वाले थे कंपाउंड वगैरह के बारे में, लेकिन आज हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, कोई धरफरी नहीं है। स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए, एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स। एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स, सिर्फ आप हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। और